अक्सर जब भी मैं अपनी स्कूल बस से स्कूल जाता था, हमारी बस बच्चों को लेकर एक पुराने जंगल के रास्ते से गुजरती थी। वैसे तो यही हमारा रोज़मर्रा का रास्ता था। तब मैं बहुत छोटा था, पर मुझे आज भी याद है जब हमारी बस उस टूटे हुए रास्ते से गुजरती थी। मेरी निगाहें एक पेड़ के नीचे बनी कब्र पर पड़ती थे। मैं हमेशा उस कब्र को देखकर सोचता कि ये कब्र किसकी होगी, पर कभी जान नहीं पाता। एक दिन मुझे पता नहीं क्या सोचा। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पुरानी कब्र के पास जाकर देखूं, शायद मेरी जिज्ञासा शांत हो जाए। फिर एक दिन शाम को मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। मैंने अपनी साइकिल को एक किनारे पर लगाया और उस कब्र के पास गया। कब्र कोई ज़्यादा पुरानी नहीं थी, उसके आसपास सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। मैंने नाम पढ़ने की कोशिश की, पर वो मटमैला होने की वजह से पढ़ नहीं सका। मैं वहीं कुछ देर तक बैठा रहा। जब मैं वहाँ से उठकर चलने लगा तो मैंने एक अजीब से मदहोश कर देने वाली इत्र की खुशबू सूंघी, जो कि बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि वहाँ पर और कोई मौजूद नहीं था। उसी शाम को जब मैं घर लौट कर आया तो माँ ने मुझसे पूछा, तू बाहर गया था का? बता कर जाना चाहिए। मैंने अपनी माँ को देखा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। मेरे अंदर विद्रोह के गुस्से और अजीब से विचार घूमने लगे थे, मानो मैं अपने आप के काबू खोता जा रहा था। माँ ने मुझे खाने के लिए कहा, पर मैंने ये कहकर मना कर दिया कि मेरा मूड नहीं है। तो इस पर माँ ने कहा, हाँ इसीलिए तो कहती हूँ कि बाहर का कुछ भी मत खाया कर। अब जा जल्दी सो जा, सुबह जल्दी भी तो उठना है। तो इस पर पापा ने कहा, क्यों कल क्या है? इस पर माँ ने कहा, कल स्कूल नहीं जाना है इसे, आपको तो कुछ पता ही नहीं रहता। इन्हीं सब बातों को अपने दिमाग में सोचते हुए मैंने सो जाना ही सही समझा। रात के 10 बजे होंगे। मानो मेरा शरीर बहुत भारी होने लगा। मुझे चक्कर आने लगे, जी मचलने लगा। शरीर इस तरह से हावी होने लगा मानो किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। पूरा शरीर पसीने में भीगने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि पंखा पूरी स्पीड से चल रहा था। मैंने अपना नियंत्रण खो दिया। मैं बेकाबू सा होने लगा। मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं रही कि मैं अपनी मदद के लिए घर वालों को आवाज़ तक लगा पाऊँ। मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और घर के मेन दरवाजे की ओर दौड़ा, मानो वो बिस्तर मेरे लिए एक चिता हो। साथ ही चीखते और बड़बड़ाते हुए मैं बाहर गया और आसमान को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। चांद, जो कि काले बादलों में छिपा हुआ था, उसके प्रकट होते ही मैं ज़ोर से चीखने लगा। मेरी चीख इतनी भयानक और डरावनी थी कि इसकी गूंज से मेरे घर वाले बाहर आए। बाहर आते हुए उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, जय, ये सब क्या है? तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? मैं अपना आपा खो चुका था। मैंने बड़ी बड़ी आँखों से अपनी माँ की ओर देखा। ये पहली बार था कि मैंने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया था। जल्द ही पिताजी बाहर आए। उन्होंने मेरी ओर देखा और पूछा, जफ़र, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी माँ को ये सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। वो किसी भी जफ़र नाम से परिचित नहीं थे। मैंने पिताजी की आंखों में देखा और पूछा, तू जानता है मुझे? और मैं तेजी से दौड़कर वापस अपने कमरे में आकर अंधेरे में एक कोने में दुबक कर बैठ गया।
जैसे किसी से बचने की कोशिश कर रहा था। खैर, इसके बाद मैं अपने कमरे के एक कोने में सोता रहा। जब मैंने बाहर जाने के लिए अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो पाया कि वो बाहर से बंद था। थोड़ी देर कोशिश के बाद मैं चिल्लाने लगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर काफ़ी कोशिश के बाद भी वहाँ कोई नहीं आया। करीब दोपहर तक मैं उसी कमरे में बंद रहा। फिर कुछ लोगों की बातें और उनके कदमों की आहट को मैंने अपनी ओर आते सुना। थोड़ी देर के बाद उन सभी लोगों ने मेरे कमरे का दरवाजे को खोला और फिर अंदर आए। उनमें से एक फ़कीर बाबा भी थे। मेरे पिताजी भी उनके साथ थे। वो सभी मेरी ओर तेज़ी से बढ़े और उन्होंने मेरे हाथ पाँव को कसकर पकड़ लिया। कुछ देर तक मैं छटपटाता रहा। बाबा ने मेरे गले में एक ताबीज डाला, जिसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर एक इत्र को डाला जिसकी महक मुझे जानी पहचानी लग रहे थे। अब मैं सुरक्षित था। एक दिन मैं अपने पिताजी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। मैंने उस इत्र के बारे में पूछा, पापा वो इत्र कौन सा था? मुझे उसकी महक जानी पहचानी सी लगी थी। पहले तो वो कुछ बताना नहीं चाहते थे, पर उन्होंने कहा, एक जफर नाम का लड़का था। वो एक इत्र बनाने वाली कंपनी में काम करता था। काफ़ी सही स्वभाव था उसका, पर एक दिन उस इत्र बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। जफर भी उसमें मारा गया था। पर अक्सर उसे उस कब्र के पास जाने वाले को वैसी ही महक मिलती है जैसी तुमने महसूस की थी। हो सकता है कि ये उसके साथ आने का तरीका हो। इसके बाद उन्होंने कहा, और हाँ, तुम उस ताबीज को अपने पास ही रखना और उस कब्र से दूर ही रहना। इसके बाद मैं कभी उस कब्र के पास नहीं भटका, ना ही वहाँ जाने की हिम्मत हो पाई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। इस समय रात के 12 बज चुके थे। सुल्तान को दूसरे शहर में अपने अब्बू के लिए दवा लेने जाना था। कुछ दवाइयों का इस शहर में टोटा पड़ गया था और जो थोड़ी बहुत मिल भी रहे थे उनके दाम दवा विक्रेताओं ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर लगा रखे थे। सुल्तान को लगा अगर पास वाले शहर से दवा ले आई जाए तो बहुत सस्ती पड़ेगी, क्योंकि उसके अब्बू की दवा बहुत लंबे समय तक चलनी थी। इसलिए वो आज सुबह ही लखनऊ निकल गया था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो वहाँ हर हाल में हर दवा मिल ही जानी चाहिए थी। दवा लेकर लौटते हुए काफ़ी रात हो चुकी थी। आधी रात होने को आई, इसलिए बस स्टेशन पर अब बिल्कुल सन्नाटा होने लगा था। दूसरे दिन डॉक्टर से मिलकर दवा दिखा लेंगे, ये सोचकर वो बस अड्डे से बाहर निकला। उसने साइकिल स्टैंड से अपनी साइकिल निकाली और घर के लिए आगे बढ़ने लगा। देर हो चुकी थी। वो इस समय तक थक भी चुका था और जल्दी से जल्दी बस घर पहुंचना चाहता था, जिससे वो आराम कर सके। इसलिए उसने आज शॉर्टकट वाला रास्ता ले लिया। उसे आराम के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। वो जल्दी जल्दी बस घर पहुंचकर सोना चाहता था। उसे ये भी नहीं पता था कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। इस शॉर्टकट वाले रास्ते से होता हुआ एक छोटा रास्ता करीब 50 मीटर का बाईं ओर जाता था, जो आगे जाकर कब्रिस्तान में ख़त्म होता था। सुल्तान ने जब इस रास्ते पर जाने का तय कर लिया था तो उस समय उसके दिमाग में सिर्फ थकान से जल्दी छुटकारा पाने के लिए घर पहुंचने की जल्दी थी। उस समय कब्रिस्तान की बात उसे याद नहीं आई थी,
जल्दबाजी में सुल्तान ने शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ तो लिया, पर जब आधा रास्ता पार हो गया तब उसे याद आया कि आगे कब्रिस्तान आने वाला है। जैसे जैसे कब्रिस्तान पास आने लगा उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। इस समय तक वो अपने घर और बस स्टेशन के बीचों बीच आधे रास्ते पर था, तो ना तो उसमें लौटने की हिम्मत थी और ना ही आगे जाने की हिम्मत पड़ रहे थे। उसे आगे जा रहे एक बारात के डीजे गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, इसलिए उसकी थोड़ी हिम्मत बंधी और अंततः उसने आगे जाने का फैसला ले लिया। फिर थकान नींद से मजबूर होकर साइकिल पर उसके पैर अपने आप ही उठे। तभी उसे एक सजा धजा आदमी उसकी तरफ ही आता दिखाई पड़ा। उसके कपड़े चमचमा रहे थे, उसका परफ्यूम जैसे पूरा महक सा रहा था। मानो लग रहा था कि वो उसी बारात में शरीक होने जा रहा हो। उसने सुल्तान को देखा तो सुल्तान को रोक कर बोला, भाई तुम्हें कहाँ तक जाना है? अपनी साइकिल पर मुझे भी बिठा लो ना, बस आगे जा रही उस बारात तक छोड़ दो। मेरे पैर में चोट आ गई है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं पिछड़ गया हूँ, बड़ी कृपा होगी। सुल्तान ने अब ध्यान दिया, वो सचमुच थोड़ा लंगड़ा रहा था। वो साइकिल से नीचे उतरा और वहीं सड़क पर बैठकर उस बाराती के पैर को अपने घुटने पर रखकर उसके पैर दबाने लगा। उस बाराती के एड़ी में चोट लगी थी। सुल्तान ने अपने लाए सामान में से एक बैंडेड लगाया और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा भी लगाया। पैर दबाने और दवा लगाने से उस बाराती को थोड़ा आराम मिल गया। सुल्तान ने अपने बैग से एक गौज का बंडल निकाला और उस आदमी के पैरों में कसकर लपेट दिया। गौज लपेटने से उसे आराम मिला और उसने सुल्तान को धन्यवाद दिया। इतना करने के बाद सुल्तान को एक बार फिर से कब्रिस्तान का ध्यान आ गया। सुल्तान ने सोचा, कब्रिस्तान आने वाला है, अच्छा है इसका साथ मिल गया, रास्ता आसानी से कट जाएगा। और अब फिर वो उसे अपनी साइकिल पर सहारा देकर पीछे बैठा लिया। थोड़ी देर बाद वो आदमी थोड़ा मग्न होकर गाना गाने लगा। सुल्तान सोचने पर मजबूर हो गया कि उसने बैठाया तो था एक आदमी को, पर यह गाना औरत की आवाज़ में गा रहा है। चलो कोई बात नहीं, गाना बढ़िया गा रहा है। और सुल्तान ने भी गाने में अपना सुर मिला दिया। पीछे वाला मुसाफिर बोल उठा, भाई तुम तो गाना भी बहुत बढ़िया गाते हो। इसके बाद दोनों ने एक दो गाने और मिलकर गाए। थोड़ी दूर चलते ही एक बारात जाती दिखी, जिसकी आवाज़ सुल्तान ने थोड़ी पहले सुनी थी। जल्दी ही वो उस बारात तक पहुंच गया। अब सुल्तान उस बारात की भीड़ के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सभी बाराती मग्न होकर नाच गाने में व्यस्त हैं। मजबूरन सुल्तान बारात के पीछे पीछे चलने को मजबूर था। कब्रिस्तान के पास आने तक पीछे बैठा बाराती चुपचाप रहा और सुल्तान के बारात के पास पहुंचने तक ही साइकिल पर पीछे बैठा रहा। वो बाराती अब साइकिल से उतर चुका था और सुल्तान से बोला, सुल्तान भैया आपका बड़ा धन्यवाद, आपने मेरे पैर का इलाज कर दिया और मुझे बारात तक भी पहुंचा दिया। फ़िलहाल ये मेरी निशानी रखिए, शायद इसकी ज़रूरत पड़ने वाली हो। अरे कैसी ज़रूरत? देख लेना, ज़रूरत का क्या, कभी भी पड़ सकती है। मुझे आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। मदद? कैसी मदद? पर मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? सुल्तान ने पूछा तो उसने जवाब दिया, मुझे सब कुछ पता है और हाँ, मुझसे मिलते रहना ज़रूर, मैं यहीं रहता हूँ। और इतना कहकर उस आदमी ने सुल्तान की जेब में अपने हाथ से कुछ रख दिया। सुल्तान नाना कहता ही रह गया,
पर वो आदमी सुल्तान की जेब में कुछ रखकर आगे बारात के साथ चल पड़ा। सुल्तान बारात के पीछे पीछे अभी भी चल रहा था और गनीमत मना रहा था कि अच्छा हुआ जो बारात मिल गई, वरना कब्रिस्तान का सोचकर डर के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। बस अब कब्रिस्तान वाला मोड़ आ गया था। इसके बाद कोई डर की बात नहीं थी। सुल्तान अभी भी बारात के पीछे पीछे चल रहा था। बारात अब अचानक कब्रिस्तान वाले उस छोटे रास्ते के लिए मुड़ी। सुल्तान कब्रिस्तान की तरफ बारात को जाते देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि बारात कब्रिस्तान में क्या जा रही है। कब्रिस्तान में आखिर बारात का क्या काम। देखते ही देखते वो छोटा रास्ता पार करते ही पूरी बारात अचानक से कब्रिस्तान में घुस गई और एकदम से गायब हो गई। सुल्तान चौंक गया। पूरी की पूरी बारात एकदम से कैसे गायब हो सकती है? हालांकि गानों की आवाज़ अभी भी आ रहे थे। क्या उसने किसी भूतों की बारात को देखा? किसी भूत को अपनी साइकिल पर बैठा कर यहाँ तक लाया? डर के मारे अब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी साइकिल बढ़ाने में कि किसी तरह कब्रिस्तान जल्दी से जल्दी पार हो जाए। पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका गला सूख रहा हो, शरीर का खून सूख गया और पैरों की ताकत जैसे खत्म ही हो गई। साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। डर से कांपते सुल्तान को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि दुआ पढ़ते हैं, पर डर के मारे कोई दुआ उस समय याद ही नहीं आई। दिमाग सुन्न पड़ गया। सारी दुआएं एकदम से भूल गया। बस उसके मुंह से मुश्किल से अल्लाह अल्लाह ही निकल पा रहा था। वो जड़वत हो चुका था और थोड़ी देर में अल्लाह अल्लाह रटते रटते उसका डर कुछ कम हुआ और जल्दी ही वो अपने घर की सड़क तक भी आ गया। घर आकर सुल्तान थरथराते शरीर के साथ ही पहले अपने अब्बू का हाल चाल लेने गया, पर डरते कांपते देखकर अब्बू ने भी पूछा कि क्या हुआ, ऐसे कांप क्यों रहे हो? पर सुल्तान ने सिर्फ थके होने की बात कही। फिर जल्दी से कपड़े बदले और भूख और डर ख़त्म करने के लिए चाय बनाई और 2 स्लाइस ब्रेड की निकाली। चाय के साथ ब्रेड खाया। जब बेड पर सुल्तान लेटा तब आज रात की बात सोचते हुए कब उसकी आंख लगी उसे होश ही नहीं आया और वो खर्राटे मारते हुए सो गया। दूसरे दिन जब वो सोकर उठा तो सिर पर थोड़ा दर्द था। फ्रेश होने के लिए उसने चाय बनाई और बीती रात की घटना के बारे में सोचने लगा। क्या सचमुच उसने भूतों की बारात देखे थे? फिर तो जो बाराती उसकी साइकिल के पीछे बैठा था वो भी भूत ही रहा होगा। उसे झुरझुरी हो आई। उसने उस भूत के साथ मिलकर गाना गाया था। फिर उस भूत ने जाते जाते अपनी निशानी के तौर पर उसकी जेब में कुछ रखा था। क्या रखा था? सुल्तान जल्दी से उठा और अपनी शर्ट देखने के लिए सोचा। सुल्तान पिछली रात की बात याद करके उस भूतिया बारात के बारे में सोचने लगा। उसके साथ साइकिल पर बैठा हुआ बाराती रात में तो नहीं पर अब खौफनाक लगने लगा था। भूतों से भिड़ंत के बाद अब भी वो किसी के साथ साझा करना चाह रहा था। फिर उसे उस भूत की कही बात याद आई कि कभी भी मदद की ज़रूरत हो तब बताना, उसे मदद करके खुशी मिलेगी। क्या भूतों में भी मदद करने की सदायता होती है? उसने तो सिर्फ भूतों के खौफनाक होने की ही बात सुनी थी। उस भूत ने उसकी जेब में अपनी निशानी के तौर पर कुछ भी रखा था जिस पर अभी तक सुल्तान का ध्यान नहीं गया था। क्या रखा था जेब में? सुल्तान ने सोचा। फिर तुरंत ही ये बात भी दिमाग में आई कि भला भूतों के पास क्या ही हो सकता है जो वो देंगे। फिर भी सुल्तान का दिल हो आया
कि चलो एक बार शर्ट की तरफ चेक कर ही लेते हैं। इतना सोचकर सुल्तान ने अपनी शर्ट उठाई और शर्ट पर कुछ भारी सा उसे लगा। उसने जेब में हाथ डाला। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसके हाथ में कोयले के 5 टुकड़े थे। ये कोयले उस भूत की मदद करने के लिए उसके लिए एक इनाम था। उसने कोयले जेब से बाहर निकालने चाहे, पर जैसे ही उसने कोयलों को बाहर निकाला, वो 5 कोयले के टुकड़े 5 सोने के चमचमाते सिक्कों में तब्दील हो गए। सुल्तान की आंखें चमक उठी। उसने एक प्लेट उठाई और उस पर सिक्कों को रख दिया। फिर उस प्लेट को उठाकर अपने अब्बू को दिखाने गया और फिर अब्बू को पूरी बात बता दी। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। उनके घर में पैसे की बहुत दिक्कत थी, इसीलिए तो सुल्तान अपने अब्बू का इलाज नहीं करवा पा रहा था। अब शायद इन सिक्कों की मदद से वो अपने अब्बू का इलाज करवा पाए, और सुल्तान ने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में उसके अब्बू बिल्कुल सही हो गए और फिर सुल्तान ने मन ही मन उस भूत वाले बाराती का शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।